आज़ादी चाहिए और आज़ादी के अग्रदूत मानव वामन बसराम साहब मंच पर पहुंच चुके हैं। बोल 85 परिवर्तन मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, इनके द्वारा राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया गया है। अब तक आप सभी लोगों ने अलग अलग वक्ताओं की बातों को सुना। बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने आ चुकी है। अब जब विषय वस्तु के संबंध में कुछ बातें मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया कि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, उसको सब्जेक्ट बनाया गया है। दूसरा विषय है जाति जागृति, अंतिमता ब्राह्मणवाद का भक्ष बनेगी, एक गंभीर चर्चा। तीसरा विषय है मैं बहुत मुश्किल से इस आंदोलन का कारवां इस स्थिति तक लाया हूं। यदि मेरे समाज के लोग इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो पीछे में मत जाने देना, बाबा साहब अम्बेडकर। इसके अलावा इस देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की जातीय आधारित गिनती ना करना, एक गंभीर चर्चा। ऐसे बहुत सारे विषय आज चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। साथियों, आज के इस रैली में मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये जो बड़ा विषय रखा गया है, इस संबंध में कुछ बातें मैं आप लोगों को रखना चाहता हूं। 1848 को ज्योतिराव फुले के द्वारा भारत में, आधुनिक भारत में आंदोलन शुरू किया गया और ये आंदोलन 1890 तक चला। लगभग 42 साल तक ये आंदोलन चला। उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज के द्वारा ये आंदोलन आगे बढ़ाया गया और ये 1922 तक चलता रहा। इसी बीच 1916 से लेकर 1956 तक यानी 40 साल तक बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया। अम्बेडकर का नाम मालूम है मगर उनके आंदोलन के बारे में कोई ज़्यादा सही तरीके की जानकारी नहीं है, तो कुछ जानकारी इस मौके पर मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि 1919 को अंग्रेज़ों के द्वारा फर्स्ट इंडिया एक्ट बनाया गया और फर्स्ट इंडिया एक्ट में 1918 में जो बाबा साहब अम्बेडकर की उम्र 27 साल की थी, तब उन्होंने एक रिटन मेमोरेंडम दिया, लिखित मेमोरेंडम दिया था और इस मेमोरेंडम में हमारे लोगों को उन्होंने मांग किया था, अंग्रेज़ों को, कि हमारे लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमारे लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। आज भी हमारे बहुत सारे लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन एंड रियल रिप्रेजेंटेशन का फर्क समझ में नहीं आता। आज़ादी मिलने के 75 साल होने को आ रहे हैं मगर ये बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आती कि नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और रियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो इसलिए ये जानना और ये समझना हम लोगों को ज़रूरी है, इसलिए ये इतिहास थोड़ा आप लोगों को बता रहा हूँ। जब ये लड़ाई 1916 से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर आगे बढ़ा रहे थे तो 1924 को उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम का, डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट नाम का एक संगठन बनाया 1924 को, जब वो 33 साल की उम्र के थे। और उस संगठन के द्वारा उन्होंने 1927 को चौदार तालाब का सत्याग्रह शुरू किया। इस सत्याग्रह शुरू करने के पीछे एक बड़ा कारण ये था कि बॉम्बे काउंसिल में
ये कानून पास किया गया था कि अछूतों को सार्वजनिक स्तर पर जो भी सार्वजनिक जगह हैं उस पर पानी लेने का, ग्रहण करने का, पानी पीने का अधिकार होगा। मगर अछूतों के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो ऐसा कर सके। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पहल करके 1927 को खुद ही अपने नेतृत्व में चौदार तालाब पर पानी प्राशन करने का, पीने का आंदोलन शुरू किया और इसमें लगभग 50,000 लोग उपस्थित थे। उस समय इतनी बड़ी संख्या में लोगों का उपस्थित होना बहुत बड़ी बात मानी जाती। तो ब्राह्मणों ने इसके विरोध में हाई कोर्ट में केस दायर किया कि ये पब्लिक प्लेस नहीं है, ये प्राइवेट प्लेस है, इसलिए ये कानून चौदार तालाब पर लागू नहीं होता। तो उस समय के अंग्रेज गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आता कि ये पब्लिक प्लेस है या प्राइवेट प्लेस है, तब तक इस आंदोलन को आपको नहीं करना चाहिए, उसको स्थगित किया गया। साथियों, उसके बाद इस आंदोलन को, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और हमारे लोगों के इतिहास से संबंधित बातें हैं, इसलिए इस बात को जानना बहुत जरूरी है। 27 के बाद 1930 को नासिक में कालाराम मंदिर का सत्याग्रह बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में किया गया। सारे देश भर में राम जो है वो गोरा है, मगर नासिक में जाते जाते काला कैसे हो गया अभी पता नहीं है, अभी तक नहीं पता चला ये काला कैसे हो गया। मंदिर का नाम है कालाराम मंदिर। अब राम जब सारे देश भर में गोरा है तो नासिक में जाते जाते काला कैसा होगा ये अभी तक पता नहीं चला। मगर वहाँ बड़ी मान्यता होने की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने यह आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन के दौरान उन्होंने एक बयान दिया था, वो बहुत बयान महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने कहा था कि हम हिंदू हैं, जो अछूत लोग हैं वो हिंदू है, दूसरे हिंदुओं को जिस तरह से कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार है, क्योंकि हम भी हिंदू हैं इसलिए हमें भी कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। मगर ब्राह्मणों ने उन पर पत्थर फेंके, लाठियों से उन लोगों की पिटाई की और फिर ये पिटे पिटाए लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर दूसरे आधे किलोमीटर के दूर पर एक मैदान था वहां लेकर गए और वहां उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यदि हम हिंदू होते तो हमें कालाराम मंदिर में दर्शन करने का अधिकार होता। कालाराम मंदिर में दर्शन करने का अधिकार हमें नहीं दिया गया, इससे सिद्ध होता है कि हम हिंदू नहीं हैं। जो साधारण लोग थे, जो अछूत लोग थे, इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हो सकते थे, मगर अभी अभी उन्होंने पिटाई करके, उनकी पिटाई हुई थी, इसलिए इस बात को उनको स्वीकार करना पड़ा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने यह ऐलान किया 1930 में कि अब भविष्य में हम अपनी लड़ाई ऐसा मानकर चलते थे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर लगा हुआ कलंक है और ये धोने की जिम्मेदारी सब लोगों की है। मगर अब हम ऐसा मानते हैं कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर लगा हुआ कलंक नहीं है, बल्कि अस्पृश्यता अछूतों के नरदेह पर लगा हुआ कलंक है और इसके धोने की जिम्मेदारी दूसरों की नहीं है, ये केवल अछूतों की है। इसलिए ये लड़ाई हम अपने अलग चल रहे। उसी दौरान 1930 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर को इंग्लैंड में होने वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बुलाया गया और वहां जाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को यह मांग की कि हमारे लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार होना चाहिए। जब 1930 को बाबा साहब अम्बेडकर ने यह मांग की तो उस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी मांग को रिकॉर्ड किया। अंग्रेजों ने इस पर कोई अधिकार निर्णय नहीं लिया और निर्णय ना लेने की वजह थी कि गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हाजिर नहीं थे। 1932 को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए, बाबा साहब अम्बेडकर भी इनवाइटेड थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी को कहा कि गांधी जी, हमारे लोगों की जो संख्या है, अछूतों की जो संख्या है, उस संख्या के अनुपात में क्या हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? तो गांधी ने कहा कि मिलना चाहिए।
कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा सवाल पूछा कि ये जो प्रतिनिधि एमएलए और एमपी चुनकर जाने चाहिए वो रियल यानी सच्ची और सच्चे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो गांधी जी इस बात से सहमत नहीं थे। गांधी जी ये कह रहे थे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का अधिकार देने के राजी कि अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन दिए गए और जो लोग उनको नॉमिनेट करेंगे उनकी हाँ में हाँ मिलाने का काम एससी और एसटी के लोग कर सकते हैं और इस तरह से वो उनके दलाल और बड़ुए बन सकते हैं। ये दलाल और बड़ुए मेरा शब्द नहीं है, ये स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर का। अंग्रेजी में उन्होंने एजेंट शब्द का यूज किया था। तो एजेंट का हिंदी अनुवाद होता है शुद्ध हिंदी में एजेंट का मतलब है मध्यस्थ और देशी भाषा में अर्थ होता है दलाल और बड़ुआ। ये दोनों शब्द आपको बता रहा हूं, शुद्ध हिंदी में मध्यस्थ और देशी हिंदी में दलाल और बड़ुआ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये मानते थे कि नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी में ये सही और सच्चे प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं है। इस वजह से गांधी जी का और बाबा साहब अम्बेडकर का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को बड़ा संघर्ष हुआ। आखिरकार 17 अगस्त 1932 को अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर की रियल रिप्रेजेंटेशन की बात को स्वीकार किया। ये रियल रिप्रेजेंटेशन क्या था? ये रियल रिप्रेजेंटेशन था कि अछूतों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा, यानी अछूतों के ही कैंडिडेट होंगे, अछूतों के ही वोटर होंगे और उनको अपना प्रतिनिधि सेपरेटली चुनने का अधिकार होगा। ये 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर ने ये अधिकार हासिल करने में कामयाबी हासिल की। जब गांधी जी ने ये देखा कि अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट में इनको सेपरेट राइट मिल जाएंगे, तो ये संसद में गांधी जी का वर्षन अवेलेबल है कि अगर अछूतों के लड़ाकू प्रतिनिधि विधानसभा में या लोकसभा में चुनकर जाएंगे तो वो सवर्णों को उनका कामकाज करने देने के लिए, ब्राह्मणों को उनका कामकाज करने देने के लिए संसद में या विधानसभा में बहुत बड़ा अवरोध पैदा कर सकते हैं। ये गांधी जी का रिटन स्टेटमेंट है और ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है। मैं उसके आधार पर ये बात बता रहा हूँ। ये जानकारी हमारे लोगों को होना बहुत जरूरी है। तो गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हक और अधिकार हासिल किया उसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया और 24 सितंबर 1932 को आमरण अनशन की वजह से पुणे पैक्ट हुआ। और पुणे पैक्ट में गांधी जी जैसा चाहते थे वैसा जॉइंट इलेक्टेड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों पर थोप दिया गया। आज 131 मेंबर पार्लियामेंट जॉइंट इलेक्टेड के तहत चुनकर जाते हैं और 1250 से ज्यादा एमएलए चुनकर जाते हैं, मगर कोई भी एमएलए और कोई भी एमपी संसद या विधानसभा में बोलने का काम नहीं करता। ये जॉइंट इलेक्टेड की वजह से हुआ। मैं जॉइंट इलेक्टेड के संबंध में बहुत सारे एक उदाहरण देना चाहता हूं। जस्टिस अकोदिया जी, ये जयपुर के रिटायर्ड जस्टिस थे। तो ये जयपुर से अजमेर के राज्य अधिवेशन में हमने उनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था। तो वहां उन्होंने एक उदाहरण दिया था। उस उदाहरण में उन्होंने ये बात कही थी, बहुत महत्वपूर्ण है, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा था कि मैं जयपुर से जोधपुर की तरफ जा रहा था तो हमारे गाड़ी में ड्राइवर और एक चतुर्वेदी जी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा मेंबर थे और एक शेड्यूल कास्ट के एमएलए थे और मैं था। इतने लोग, 4 लोग थे। तो कुछ देर जाने के बाद चतुर्वेदी जी को टॉयलेट लगा तो वो गाड़ी को रोका और टॉयलेट के लिए चले गए। तो गाड़ी में जस्टिस साहब बैठे थे और शेड्यूल कास्ट के एमएलए बैठे थे। तो थोड़ी देर बाद शेड्यूल कास्ट के जो एमएलए थे उन्होंने जज साहब को कहा, जज साहब वो चतुर्वेदी जी टॉयलेट को गए हैं मगर पानी लेकर नहीं गए। टॉयलेट को तो गए हैं मगर पानी लेकर नहीं गए। तो जज साहब ने एमएलए को कहा, चतुर्वेदी जी है, वो पंडित जी है, वो अपना पिछवाड़ा धोना चाहते हैं, नहीं धोना चाहते हैं, आप काहे को चिंता कर रहे हो? वो उनका पिछवाड़ा है, वो धोना चाहते धो ले।
ना धोना चाहते ना धो ले, वो पंडित जी का मामला है। ये कोई विधानसभा का मामला तो है नहीं जो आप इसके लिए चिंता कर रहे हो। तो एमएलए साहब चुप हो गए। 2-3 मिनट के बाद दोबारा कहा, जज साहब पानी लेकर जाना जरूरी है। तो जज साहब उसके ऊपर गुस्सा हो गए और उन्होंने उनको कहा कि देखो, अगर आप मुझे पूछ करके पानी लेके जाना चाहता हूं तो मैं आपको चेतावनी देता हूं कि मुझे पूछ कर पानी मत लेके जाना। तुमको लेके जाना है तो लेके जा, मगर मेरे को पूछ कर मत लेके जाना, मुझे इसमें शामिल मत करना। तुमको लेके जाना है लेके जाओ। तो बोतल थी पानी की, वो उठाकर लेके गए। तो मैं वहां स्टेज पर था, तो मैंने जज साहब को कहा, जज साहब वो एमएलए साहब जो शेड्यूल कास्ट के थे वो पानी की बोतल ही लेकर गए या चतुर्वेदी जी का पिछवाड़ा भी धोया? तो जज साहब ने कहा वो झाड़ी के पीछे थे, मैं देख नहीं पाया, हो सकता है ऐसा हो गया। वो जब पानी ले जा सकते तो पिछवाड़ा भी धो सकते। तो जज साहब ने जो अनुभव अजमेर के हमारे बामसेब के स्टेट कॉन्फ्रेंस में ये बात कही, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि बाबा साहब आंबेडकर जॉइंट इलेक्टोरेट जो सिस्टम है उसके विरोधी क्यों थे? क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर कहते थे किससे दलाल और भड़वे पैदा होंगे। बाबा साहब आंबेडकर ने भी नहीं सोचा कि ब्राह्मणों का पिछवाड़ा धोने वाला एमएलए बन जाएगा। ये बाबा साहब भी कल्पना नहीं कर सके, मगर इतना नीचे तक गिरने वाले लोग जो है वो इसमें चुनकर जाने लगे। साथियों, ये जॉइंट इलेक्टोरेट का नतीजा है। मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी देना चाहता हूं। 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। लागू होने के बाद 1952 को भारत का संविधान लागू होने के बाद 52 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ और प्रथम लोकसभा के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को 22.5% पॉलिटिकल रिजर्वेशन था और वो लोग उसमें चुनकर जाते थे। तो 52 से लेकर अब तक जितनी भी केंद्र सरकार जितनी भी बनी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के समर्थन के बगैर सेंट्रल की कोई भी सरकार नहीं बनी। अभी 131 मेंबर पार्लियामेंट है। नरेंद्र मोदी के बीजेपी के 303 एमपी है। उस 303 में 76 एमपी एससी और एसटी के हैं। अगर ये 76 एमपी नरेंद्र मोदी के समर्थन से विड्रॉ कर लेते हैं तो नरेंद्र मोदी की सरकार भरभरा कर गिर जाएगी, उसका बहुमत खत्म हो जाएगा। मगर ये एमपी इस तरह का काम नहीं कर सकते क्योंकि वो जॉइंट इलेक्टोरेट से चुनकर जा रहे हैं। जॉइंट इलेक्टोरेट की वजह से उनका रियल रिप्रेजेंटेशन, सही और सच्चा प्रतिनिधि चुनकर जाना खत्म हो गया है। ये पुनः पैक्ट जो गांधी जी के द्वारा थोपा गया, इसकी वजह से हुआ। इसका परिणाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के अधिकारों पर भी हुआ, क्योंकि यदि 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग चुनकर जाते तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की लड़ाई भी संविधान संसद में लड़ते। अगर संसद में लड़ते तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को भी सारे देश भर में हक और अधिकार मिलते, क्योंकि कोई भी सरकार सेंट्रल में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के रिजर्व सीट के समर्थन के बगैर चुनकर नहीं आ सकती। ये आज तक का रिकॉर्ड है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे आज बीजेपी की सरकार। ये इतिहास मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि हमारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनपढ़ लोगों को इतिहास मालूम नहीं है। अनपढ़ लोगों को कहां से इतिहास मालूम होगा? मैं कह रहा हूं पढ़े लिखे लोगों को इतिहास मालूम नहीं है। जो कह रहा हूं वो पढ़े लिखे लोगों को इतिहास मालूम नहीं है। आज भी वो जॉइंट इलेक्टोरेट लागू है। हर 10 साल के बाद कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है जॉइंट इलेक्टोरेट का, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये उसको हर 10 साल बाद देते रहते हैं। हम नौकरियों का रिजर्वेशन लागू करने के लिए आंदोलन करते हैं, देते नहीं। मगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू करने के लिए हम मांग नहीं करते हैं, फिर भी हर 10 साल बाद देते हैं। नौकरियों का रिजर्वेशन 10 साल में समाप्त नहीं होता।
10 साल में जो समाप्त होता है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन। ये भी हमारे पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है। 330 आर्टिकल और 332 के अंदर 10 साल का प्रावधान है पॉलिटिकल रिजर्वेशन के। ये जानकारी भी हमारे लोगों को नहीं है, इसलिए ये बात आप लोगों को बता रहा हूं। ये सारी लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी, ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हासिल करके दिए। उसके बाद में आप लोगों को, क्योंकि ये 1935 सेकंड इंडिया एक्ट में इसको कानून के तौर पर मान्यता दी गई। 37 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव हुआ और बहुत सारे राज्यों में नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन चुनकर आया। नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन चुनकर आने की वजह से इनकी हालत और ज्यादा खराब हो। इस हालत को सुधार करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर सारे देश भर में घूम घूम कर 18, 19 और 20 जुलाई 1942 को नागपुर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन लिया। और इस राष्ट्रीय अधिवेशन चल ही रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेजों के सेंट्रल गवर्नमेंट में लेबर मिनिस्टर, सिंचाई मिनिस्टर, सीपीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और बिजली मंत्री 4 कैबिनेट मंत्रालय का कार्यभार देकर सेंट्रल में मिनिस्टर बनाया गया 1942 को। और 9 अगस्त 1943 को बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के मंत्रिमंडल में रहते हुए 8.33% रिजर्वेशन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला 9 अगस्त 1943 को, जब वो मंत्री थे। क्योंकि आजकल के जो मंत्री है वो हमारे लोगों को कोई अधिकार देने के लिए मंत्री नहीं, मंत्री ने कोई देते हैं, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर जब अंग्रेजों के मंत्रिमंडल में मंत्री थे तो 43 में 9 अगस्त 1943 को 8.33 शेड्यूल कास्ट के लोगों को नौकरियों में, एजुकेशन में, प्रोफेशनल एजुकेशन में रिजर्वेशन घोषित किया।